हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स कंपटीशन एंड प्रिपरेशन। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में पांचवा सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज़ 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। एट प्रेशर P × 10⁻⁶ एंड टेम्परेचर T द मीन फ्री पाथ ऑफ द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल बी। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो हमें मीन फ्री पाथ करना है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीन फ्री पाथ। तो हमें इस क्वेश्चन में मीन फ्री पाथ का जो मॉलिक्यूल है उसका हमको कंपैरिजन करना है दो केसेस के लिए। तो पहले वाले केस में क्या है कि पहले जो प्रेशर है वो P है और टेम्परेचर T है, और मीन फ्री पाथ का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सेकेंड वाले केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो है P × 10⁻⁶ और टेम्परेचर T। तो इस केस में हमें मीन फ्री पाथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा जो P1 है वो P है और P2 है वो P × 10⁻⁶ है। फर्स्ट वाले केस में जो T1 है वो T2 के बराबर है, जो कि T ही है। अब हमें आना है मीन फ्री पाथ पे। तो हमारा जो मीन फ्री पाथ उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और जो लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो होता है KT √2 पाई d² × P। इसका मतलब है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द रेशियो ऑफ टेम्परेचर बाय प्रेशर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 1 इज़ T1/P1। सिमिलरली जो लैम्डा 2 होगा वो हो जाएगा T2/P2। अब हमें क्या फाइंड करना है मीन फ्री पाथ। सेकंड केस में हमें लैम्डा 2 फाइंड करना है। तो अगर हम इसका रेशियो ले लें लैम्डा 2/λ1, दिस विल बिकम T2/P2 मल्टीप्लाई T1 × P1। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो हमारा जो T2 और T1 है वो तो सेम है, वो ये T1 और T2 कट जाएगा। P1 के जगह पे P है और डिवाइडेड बाय P2 जो है वो है P × 10⁻⁶। यहाँ भी ये P और P कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया लैम्डा 2/λ1 इक्वल्स टू, तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा 2 ले लेते हैं। लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 × 10⁻⁶, सॉरी 1/10⁻⁶, और अगर इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 पॉजिटिव 6। तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 का वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻⁵, या पुट कर लेंगे हम लोग 2 × 10⁻⁵ और मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो ये हो जाता है 2 × 10⁻1, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर्स। The critical temperature of carbon dioxide gas is 31 degrees Celsius. If gas obeys van der Waals equation of the state, the Boyle's temperature will be। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है Boyle's टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दिया हुआ। हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है TC, जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, वो है 31 डिग्री सेल्सियस। और इसको जब हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 304 केल्विन। अब हम लोग फार्मूलाज को देख लेते हैं। जो TC के लिए जो फार्मूला होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 8 टाइम्स ऑफ A डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स B × R। यहाँ पर जो A होता है और B, ये दोनों वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, और जो R है वो गैस कांस्टेंट है। सिमिलरली जब हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर के लिए आते हैं, जिसको हम लोग TB से डिनोट करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A/B × R, where A and B are the van der Waals constant and R is the gas constant। तो हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं, ये TC वाली इक्वेशन देखते हैं, तो ये A/BR का जो वैल्यू है ये TB के बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसमें पुट कर दे या फिर इक्वेट कर दे तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ये जो TC है, ये TC हो जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई बाई TB, ठीक है। और हम जब TB फाइंड कर लेंगे तो TB को अगर हम लोग को फाइंड करना है, क्योंकि हमें बॉयल्स टेम्परेचर फाइंड करना है, तो TB इक्वल्स टू हो जाएगा 27/8 मल्टीप्लाई बाई क्रिटिकल टेम्परेचर। और हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर था 304, तो डायरेक्टली हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे 27 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 304
केल्विन, ये केल्विन में है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स ये हो जाएगा 38, 27 इंटू 38 विल गिव 1026 केल्विन। तो यहाँ पे जो 1026 है वो केल्विन में है और यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में है। तो हमें जो आंसर फाइंड करना है वो डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। तो हम लोग को डिग्री सेल्सियस में फाइंड करने के लिए इसमें से हमको 273 माइनस करना होगा, माइनस 273। तो ये जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 753 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 753 डिग्री सेल्सियस। Tension needed to produce stationary waves in 4 loops in a string, 1 meter long and 0.5 gram in weight, fixed to a tuning fork of frequency 200 Hz. When the prongs of the fork are vibrating perpendicular to the string will be. तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टेंशन। टेंशन फाइंड करना है किसमें? एक स्ट्रिंग में जिसके पास 4 लूप्स है और 0.5 ग्राम है और 1 मीटर लॉन्ग है। तो हमारे पास कुछ डेटास दिया हुआ है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेटा जो लेंथ है इज़ 1 मीटर, मास 0.5 ग्राम यानी 0.5 इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं। और साथ में जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसके किसके साथ मैच कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, वो है 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। साथ में हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स है जो कि n, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ लूप्स इज़ 4 लूप्स बना रहा है एक स्ट्रिंग। तो इसका जो टेंशन है उस टेंशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है उसे हम लोग डिराइव कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स ऑफ L अंडर रूट T बाई म्यू। अब यहाँ जो म्यू है, ये जो म्यू है इसको हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। सिंस हमारे पास जो लेंथ है वो 1 मीटर ही है, तो हम लोग जब यहाँ पे 1 मीटर डालेंगे तो ये डायरेक्टली m/1 हो जाएगा। यानी सिमिलरली बेसिकली हम लोग यहाँ पे म्यू की जगह पे m का वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये हो जाएगा f² इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 4l² मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई म्यू। जिससे हम लोग t को डिराइव कर लेते हैं। सो t विल बी इक्वल्स टू f² 4l² इंटू म्यू डिवाइडेड बाई n², ये हो जाएगा n²। यहाँ पर भी ये जो आएगा ये n² है, लूप का स्क्वायर, नंबर ऑफ लूप स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं t। अब हमारे पास t का फॉर्मूला आ गया, इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो इसमें आ जाएगा f², f इज़ 200, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 200² मल्टीप्लाई बाई 4, और l का वैल्यू 1 है तो 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई म्यू का वैल्यू है ये m/1, दैट मीन्स ओनली m, और m का वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁵, 0.5 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई n² इज़ 4², दैट मीन्स 16। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा निकल के वो आएगा 5 न्यूटन्स। तो हमारा जो 5 न्यूटन है वो है आंसर नंबर बी। 5 मीटर लॉन्ग 2 पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। Currents of 10 ampere and 15 ampere flowing through them respectively. Force between the parallel wires will be. तो हमें क्या फाइंड करना है? दो पैरेलल वायर के बीच का फोर्स फाइंड करना है। फोर्स हम लोग जानते हैं, जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 डिवाइडेड बाई डी। और इसको हम लोग सिर्फ फोर्स ना बोल के इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो F/L जिसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, स्मॉल f/L इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई डी। अब हमारे पास ये सारा वैल्यूज़ है तो हम लोग डायरेक्टली इसको अगर हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज़ में, तो सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है वो कितना है 5 मीटर्स है, तो L की जगह पे हम लोग 5 मीटर्स लिखेंगे। I1 और I2, ये हमारा I1 और ये हमारा I2, 15 एम्पियर और 15 एम्पियर। जो डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D सेपरेशन, जो कि है 30 सेंटीमीटर, और बाकी म्यू नॉट बाई 4 पाई जिसको हम लोग देख लेते हैं F डिवाइडेड बाई 5,
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे याद रखना होगा। साथ में मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू I1 I2, 2 मल्टीप्लाई बाई I1 है 10 एम्पियर और I2 है 15 एम्पियर और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन और डिस्टेंस जो कि है 30 सेंटीमीटर। तो इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और 5 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो हमारा जो फोर्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा, और टेंशन या फोर्स जो भी बोले, जो हमारा फोर्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। Inductance of 0.70 Henry is connected to an alternating current source of 60 Hz 120 volts. Current in the inductance will be. तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडक्टेंस दिया हुआ है वो है 0.7 हेनरी। इंडक्टेंस 0.7 हेनरी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और वोल्टेज 120 वोल्ट्स। सो वी हैव टू फाइंड करंट। तो पहले डेटा को ले लेते हैं। L है 0.7 हेनरी और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60 हर्ट्ज और साथ में हमारे पास वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो है 120 वोल्ट्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिर्फ इंडक्टेंस को लेकर है, तो हमारा जो इम्पीडेंस आएगा सिर्फ इंडक्टेंस के टर्म में वो हो जाएगा Z, जो कि XL को हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस फॉर द इंडक्टेंस। ये होता है हम लोग का ओमेगा L के इक्वल, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाई L। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई और फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 60 हर्ट्ज और मल्टीप्लाई बाई L। L का जो वैल्यू है वो है 0.7 हेनरी, 0.7। ये तो हमारा हो गया Z का वैल्यू। तो हमें I फाइंड करना है, दैट इज़ करंट फाइंड करना है, करंट ऑफ द इंडक्टेंस। ये होता है करंट होता है V बाई आर और यहाँ पे आर की जगह पे Z है तो V बाई Z। वोल्टेज बाई इम्पिडेंस, ये हो जाएगा इम्पिडेंस। वोल्टेज है हमारा 120 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 60 विल बी 120 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 0.7 और साथ में यहाँ पे पाई है तो पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, 22/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120 कैंसल आउट हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10/22। सो I इज इक्वल्स टू 10/22 एम्पियर। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.455 एम्पियर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Two cantilevers A and B are of same mass, same length, same cross section and same material. A of square cross section while B of circular cross section. Ratio of depression at the free ends in them for the same load. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कैंटिलीवर्स है A एंड B, जिसके पास सेम मास, सेम लेंथ, सारा जो डायमेंशंस है वो सेम है और साथ में मटेरियल भी सेम है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, A का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर फॉर्म का है और B का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर फॉर्म का है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है डिप्रेशंस का। तो हम जो डिप्रेशन के लिए जो रेशियो लिखते हैं वह डिप्रेशन इज लोड मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास सब कुछ सेम है, मास, लेंथ, क्रॉस सेक्शन और मटेरियल सेम है, तो ये जो लोड है वो सेम है, लेंथ सेम है और नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, तो गामा भी सेम होगा, यंग्स मॉड्यूलस भी सेम होगा। जो सिर्फ एक डिफरेंस बच रहा है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोनों के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि एक का शेप है वो स्क्वायर है और दूसरे का सर्कुलर है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो यहाँ से हमको ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आई ऑफ स्क्वायर फॉर्म के लिए, आई ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो स्क्वायरिकल जो क्रॉस सेक्शन है कैंटिलीवर का, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा a⁴ डिवाइडेड बाई 12 और जो सर्कुलर है, सर्कुलर के लिए यही हो जाएगा πr⁴ डिवाइड बाई 4। हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें रेशियो पूछा है। सो डेल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल ऑफ
सर्कुलर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एस, दैट मीन्स स्क्वायर। सो आई सी का जो वैल्यू है वो है पाई आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई आई एस, हम लोग इसको रिवर्स करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4। 4 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि सेम क्रॉस सेक्शन है दोनों मटेरियल का, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है सेम क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स एरिया सेम होगा। अगर ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है, अगर इन दोनों का एरिया सेम है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे जो ए टू द पावर 4 है तो इसी को हम लोग रेफरेंस लेंगे तो ए टू द पावर 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में पाई आर टू द पावर 4 3 टाइम्स ऑफ पाई आर, क्योंकि यहाँ पे 3 भी बचा हुआ है, 3 पाई आर टू द पावर 4 और ए टू द पावर 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 के इक्वल। तो ये आर टू द पावर 4 और ये आर टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बच जाएगा वो बच जाएगा 3 बाई पाई। दैट मीन्स इसका जो रेशियो का वैल्यू आया वो हो गया 3 बाई पाई, ऑप्शन नंबर ए 3:पाई। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ 0.05 मीटर रेडियस इज where the surface tension of the soap solution is given as 3 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन। सो वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है वो होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई द चेंज इन एरिया डेल ए। हमारे पास बबल है वो है सोप बबल, और सोप बबल के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका डबल लेयर्स होता है। जब भी यहाँ पे अगर लिक्विड ड्रॉप अगर दिया होता है, अगर कोई वाटर बबल होता तो वाटर बबल के लिए एरिया सिंगल होता है, सिंगल सरफेस होता है, लेकिन सोप बबल के लिए सरफेस डबल हो जाता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा टेंशन मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो हो जाएगा टेंशन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, पाई के लिए हम लोग लिख लेते हैं 3.14 एंड मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर है हमारे पास 0.05 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर्स का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1.884 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स। अब इसके क्लोज हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 1.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 joules. "27 small droplets of water combine to form one big drop. The ratio of surface energy of one big drop to one small droplet will be." तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। ये 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा बिग ड्रॉप बनता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो 27 ड्रॉपलेट्स उनका जो वॉल्यूम होगा जो कि होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसको हम लोग स्मॉल ड्रॉपलेट के लिए ले लेते हैं। उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा एक बड़े ड्रॉपलेट के जो कि होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जब इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो ये जो 4/3 पाई दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 27 टाइम्स आर क्यूब इक्वल्स टू बिगर आर क्यूब। दैट मीन्स इसको हम लोग क्यूब रूट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इक्वल्स टू द कैपिटल आर। यानी हमारे पास जो बिगर ड्रॉप जो हमारे पास जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस हो जाएगा आर, और जो स्मॉल ड्रॉपलेट है उसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। वहीं पर हमारा जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे इसका सरफेस एनर्जीज फाइंड करने के लिए। तो जो सरफेस एनर्जी होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब हमारे पास जो एनर्जी है वो दोनों ड्रॉपलेट्स का सेम है क्योंकि एक बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 27 ड्रॉपलेट्स, तो एनर्जी विल बी सेम। डिफरेंस क्या है एरिया का, एक ड्रॉप बड़ा है और एक ड्रॉप छोटा है। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ड्रॉपलेट और द ड्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो बिगर है सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप, उसको हम लोग SE1 से ले लेते हैं, और जो सरफेस एनर्जी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप है उसको हम लोग 2 से ले लेते हैं। हमें 1 बिग ड्रॉप टू 1 स्मॉल ड्रॉप फाइंड करना है, ना कि 27 स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो 1 बिग ड्रॉप डिवाइड बाई 1 स्मॉल ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जीज जो कि इसका एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसको A2 डिवाइड बाई A1 लिख सकते हैं। और A2 इज़ फॉर द स्मॉल ड्रॉपलेट। तो स्मॉल ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, तो हम इसको जरिए लिख लेंगे हम लोग। एरिया जो होता है स्फीयर का वो होता है
4πr²। ये हो जाएगा 4πr², सुनो 4 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4π स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 4π कैपिटल R²। 4π कैंसिल आउट, ऊपर हो जाएगा r² और नीचे हो जाएगा जो r है वो 3r के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ r²। r² विल बी कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 1/9। तो हमारे पास जो सरफेस एनर्जी का रेशियो है वो 1:9 के फॉर्म में आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 2 spherical soap bubbles of diameters 10 cm and 6 cm respectively are formed at the end of 2 narrow horizontal tube. Pressure difference between the ends of the tube is, तो हमारे पास एक नैरो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसके दोनों एंड पे हमारे पास 2 सोप बबल्स बने हैं। एक का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और एक का 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर्स गिवन है, डायमीटर्स एज ए 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसका प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड पे कितना होगा। उसके लिए हमारे पास सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन गिवन है 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आता है। सबसे पहले हमें जो हमारा जो प्रेशर होता है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। प्रेशर, चेंज इन प्रेशर वो होता है 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, हमारा जो पहले वाले का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, आधा कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग P1 के लिए निकालते हैं, तो डेल P1 फर्स्ट स्फीयर के लिए वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T। तो हमारे पास जो T का वैल्यू है वो है 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई R। तो हमारा जो R1 है वो है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 × 10⁻² मीटर्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा ये ऑलमोस्ट 12/5, दैट मीन्स 2.4 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आ गया। दूसरे के लिए हम निकालेंगे, दूसरे सरफेस के लिए जो कि है 6 सेंटीमीटर का, यानी उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 × 10⁻, 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻² मीटर्स। रेडियस हो गया 10⁻² कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास सिर्फ 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो चेंज इन प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू डेल P2 माइनस डेल P1। P2 है 4 न्यूटन मीटर माइनस 2.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 1.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। In the pre-saturation current stage of a diode, the current at plate voltages 400 volts and 200 volts are I1 and I2 respectively. The ratio of I1 and I2 will be, तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 2 वोल्टेजेस दिया हुआ है, 400 वोल्ट्स और 200 वोल्ट्स, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट है वो I1 और I2 है। तो हमें I1 और I2 का रेशियोज फाइंड करना। तो बिफोर गोइंग टू द प्री सेचुरेशन और बिफोर गोइंग टू द सेचुरेशन करंट स्टेज, हमको फाइंड करना है जब ये प्री सेचुरेशन करंट स्टेज पर है, यानी जब ये सेचुरेट नहीं हुआ है तब तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। करंट के साथ जो वोल्टेज है वो चेंज होता चला जाता है बिफोर सेचुरेशन। जैसे ही वो करंट सेचुरेट होता है वो चेंज होना बंद कर देता है। तो हमें फाइंड करना है एट द प्री सेचुरेशन करंट स्टेज। तो उस समय में जो आई होता है वो ओम्स लॉ का ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो I1 है, I1/I2 है, इट विल बी V1/V2 ओनली। हमारे पास V1 और V2 ऑलरेडी गिवन है जो कि है 400/200, जो कि हो जाएगा 2/1 और सिंपली 2। हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। When two soap bubbles of radii 2 cm and 3 cm are brought in contact, they combine in such a way that some portions of their surfaces become common. Radius of this common surface is, अब हमें इस कॉमन सरफेस का रेडियस फाइंड करना है जब 2 सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाइज साथ में कंबाइन हो जाते हैं, तो कुछ पोर्शंस उसके कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो कॉमन रेडियस आ गया, तो वो जो कॉमन सरफेस बना उस कॉमन सरफेस का रेडियस कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। तो हमारे पास जो R1 है वो है 2 सेंटीमीटर्स और जो R2 है वो है 3 सेंटीमीटर्स। हमारे पास जो कॉमन रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r, जो कि 2 सरफेस से मिलकर बना है, वो हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2।
डिफरेंस। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, दैट मीन्स 1/6। दैट मीन्स हमारे पास जो आर निकल के आ गया वो हो गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। और हमारे पास आंसर यहाँ पे मीटर्स में, जिसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए अपने सेट्स के, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आगे के प्रैक्टिस सेट्स देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।